अब इसमें अपन नई यूनिट टेम्परेचर एंड हीट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले अपन जानेंगे कि टेम्परेचर है क्या, तापमान है क्या। तो देखो नई यूनिट जो अपन शुरू करने जा रहे हैं वो है टेम्परेचर एंड हीट, या कह सकते हैं आप ताप एवं ऊष्मा। तो देखो सबसे पहले अपन इसमें जो बात करेंगे वो है टेम्परेचर की, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, या आप कह सकते हैं ताप की अवधारणा, यानी कि टेम्परेचर संबंधी कुछ कॉन्सेप्ट अपन इसमें जानने का प्रयास करेंगे। देखो टेम्परेचर या ताप को अपन सामान्यतः यूं कह सकते हैं कि वह कारक होता है जो वस्तु की गर्माहट या ठंडेपन का बोध कराता है, उसे अपन ताप कहते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन विश्वसनीय नहीं कह सकते अपन। कैसे नहीं कह सकते? क्योंकि जैसे मान लो सर्दियों के दिन है, सर्दियों के दिनों में अगर एक समान ताप पर एक लोहे की कुर्सी रखी हुई हो और एक लकड़ी की कुर्सी रखी हुई हो, तो उनमें से लोहे की कुर्सी का तापमान कम प्रतीत होगा अपेक्षाकृत लकड़ी की कुर्सी के। इसका मतलब टेम्परेचर एक सापेक्ष राशि, एक दूसरे के सापेक्ष अपन इसे कंपेयर करके कह सकते हैं। तो फिर इसकी सही डेफिनेशन अपन क्या दे सकते हैं? अपन कह सकते हैं कि जिसके कारण ऊष्मा का प्रवाह होता है, यानी कि ऊष्मा है क्या? एक प्रकार की ऊर्जा का रूप, जिसको अपन इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। तो ऊष्मा का प्रवाह जिस कारक की वजह से एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर होता है, उसे ही अपन ताप कहते हैं। सही कहा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से एक डेफिनेशन और अपन दे सकते हैं टेम्परेचर की, जो करेक्ट डेफिनेशन बनती है, जो कि ऊष्मा गतिकी के शून्यांकीय नियम से बनती है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसे अपन शॉर्ट में जलोट भी कह सकते हैं। उससे डेफिनेशन बनती है कि अगर दो निकाय तापीय साम्य में हो तो उनमें किसी भी प्रकार की ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा, ऊष्मीय संतुलन में होने पर संभव है। तो एक बार पहले अपन इस कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर यानी ताप की अवधारणा, इसको अपन एक बार नोट कर लें। तो देखिए सबसे पहले मैंने इसमें आपके लिए कहा था कि ताप है क्या? किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जो यह बताता है कि, जो यह बताता है कि, किसी वस्तु का वह गुण जो यह बताता है कि वस्तु कितनी गर्म अथवा ठंडी है, जो यह बताता है कि वस्तु कितनी गर्म अथवा ठंडी है। सिंपल डेफिनेशन जो एक व्यवहारिक अपन देते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, ये एक्चुअली विश्वसनीय परिभाषा नहीं है। किसी वस्तु का वह गुण जो यह बताता है कि वस्तु कितनी गर्म अथवा ठंडी है, ताप कहलाता है। गर्म अथवा ठंडी है, ताप कहलाता है। लेकिन ताप के बोध के लिए, ताप के बोध के लिए, भाई ताप का ज्ञान करने के लिए स्पर्श अनुभूति, जो अपन स्पर्श करके पता कर रहे हैं, लेकिन ताप के बोध के लिए स्पर्श अनुभूति विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती। स्पर्श अनुभूति विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती, नहीं मानी जा सकती। कैसे नहीं मानी जा सकती? क्योंकि इसका मतलब यह हुआ कि ताप, जैसे मैंने कमरे के ताप वाला एग्जांपल दिया, पानी की भी अगर अपन बात करें, एक पानी ठंडा है, गर्म है, लेकिन अगर एक को दूसरे के सापेक्ष अपन देखें तो ही गर्माहट या ठंडेपन का एहसास हो रहा है, यानी एक सापेक्ष राशि के रूप में प्रकट हो रहा है यहाँ पर ताप। तो मैंने ये लिखा है,
लेकिन ताप के बोध के लिए स्पर्श अनुभूति विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती। जैसे ठंड के दिनों में, ठंड के दिनों में किसी कमरे में, जैसे ठंड के दिनों में किसी कमरे में, जैसे ठंड के दिनों में किसी कमरे में समान ताप पर रखी, किसी कमरे में समान ताप पर रखी लोहे की कुर्सी लकड़ी की कुर्सी की अपेक्षा, समान ताप पर रखी लोहे की कुर्सी, समान ताप पर रखी लोहे की कुर्सी लकड़ी की कुर्सी की अपेक्षा, लकड़ी की कुर्सी की अपेक्षा, लोहे की कुर्सी लकड़ी की कुर्सी की अपेक्षा ठंडी प्रतीत होती है। यानी यूं कह सकते हैं, यहां एक प्रकार से तापमान अपने आप को यह बता रहा है कि ये एक सापेक्ष राशि है। तो देखिए यहां अपन ने इसको लिख दिया है, लकड़ी कुर्सी की अपेक्षा ठंडी प्रतीत होती है। अब इसकी अपन दूसरी जो करेक्ट डेफिनेशन दे सकते हैं, एक सिंपल डेफिनेशन जो एक व्यवहारिक थी, लेकिन अपन ने इसके अंदर यह भी देख लिया कि टेम्परेचर यहां पर एक सापेक्ष के रूप में प्रकट हो रहा है, लेकिन इसकी करेक्ट डेफिनेशन अपन दे सकते हैं। फिजिक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो ताप वह गुण है जो उष्मा के प्रवाह की दिशा को क्या करता है, निर्धारित करता है। तो अपन कह सकते हैं ताप वह गुण है जो उष्मा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। देखो ये बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन के रूप में अपन ले सकते हैं कि ताप है क्या, उष्मा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। यानी सामान्य अपन यूं कह सकते हैं, उष्मा का प्रवाह सामान्य अवस्थाओं में सदैव उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर ही होता है। तो क्या लिखा मैंने, ताप वह गुण है जो उष्मा के प्रवाह की दिशा को क्या करता है, निर्धारित करता है। यानी कि अपन यूं कह सकते हैं, उष्मा का प्रवाह उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर होता है। अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि उष्मा का प्रवाह उच्च ताप की वस्तु से सदैव कहां होता है, निम्न ताप की वस्तु की ओर होता है। अब देखो एक कॉन्सेप्ट और अपन ले सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट और जो टेम्परेचर का है वो अपन क्या ले सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट ये ले सकते हैं कि निकाय का वह गुण जिससे ये बोध होता है कि एक निकाय दूसरे निकाय के साथ उसमें साम्य में है अथवा नहीं, जिसकी वजह से ये बोध होता है वही क्या है, तापमान या ताप है। तो देखिए ये पॉइंट भी आप नोट कर लेते हैं कि निकायों का वह गुण, निकायों यानी सिस्टम्स कह सकते हैं, निकायों का वह गुण जिससे यह बोध होता है, जिससे यह बोध होता है, निकायों का वह गुण जिससे यह बोध होता है कि कोई निकाय निकायों का वह गुण जिससे यह बोध होता है कि कोई निकाय किसी अन्य निकाय के साथ, कोई निकाय किसी अन्य निकाय के साथ
निकायों का वह गुण जिससे ये बोध होता है कि कोई निकाय किसी अन्य निकाय के साथ उसमें साम्य में है या नहीं। किसी अन्य निकाय के साथ उसमें साम्य में है या नहीं, किसी उसमें साम्य में है या नहीं ताप कहलाता है। ये लो, ये एक इसकी परफेक्ट डेफिनेशन। एक तो ये अपन ले सकते हैं, एक आप इसे ये ले सकते हैं। तो मेनली तो अपन ये फिजिक्स के रूप में इसको लेते हैं ज़्यादातर कि निकायों का वह गुण जिससे ये बोध होता है कि कोई निकाय किसी अन्य निकाय के साथ उसमें साम्य में है या नहीं, वही क्या कहलाता है, ताप कहलाता है। ध्यान रखना, दो वस्तुएं उसमें साम्य में तभी होंगी जब उनका ताप समान होगा, क्योंकि ताप समान होगा तो ही उष्मा का प्रवाह एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर नहीं होगा। लेकिन अगर उष्माएं समान हो तो वो उष्मीय साम्य यानी उस तापीय साम्य की अवस्था नहीं होगी। तो अपन इसमें ये पॉइंट भी नोट कर सकते हैं कि दो वस्तुएं उसमें साम्य अवस्था में तब होती हैं, दो वस्तुएं उसमें साम्य अवस्था में तब होती हैं। दो वस्तुएं उसमें साम्य अवस्था में तब होती हैं जब इनका ताप समान होता है, जब इनका ताप समान होता है। दो वस्तुएं उसमें साम्य अवस्था में तब होती हैं जब इनका ताप क्या होता है, समान होता है। यह आवश्यक नहीं है कि वे उसमें साम्य अवस्था में हो लेकिन ताप समान तो हो, लेकिन उष्मा समान हो ये जरूरी नहीं है। तो ये देखो, ये बात मैंने कही है, दो वस्तुएं उसमें साम्य अवस्था में तब होती है जब इनका ताप क्या हो, समान हो। ने की उष्मा, ताप समान हो, दो वस्तुएं उसमें साम्य अवस्था में होती हैं जब इनका ताप समान हो। ने की उष्मा यूं कह सकते हैं, ताप समान हो, ने की उष्मा। ये चीज ध्यान रखिएगा कि दो वस्तुएं उसमें साम्य अवस्था में तब होती है जब इनका ताप समान हो, ने की उष्मा। तो ये चीज अपन ध्यान रखनी है कि ताप की वजह से ही उसमें साम्यता होगी, ने की उष्मा समान हो। नेक्स्ट अपन ये भी कह सकते हैं कि दो वस्तुओं में उष्मा की मात्रा समान हो, दो वस्तुओं में उष्मा की मात्रा समान हो। दो वस्तुओं में उष्मा की मात्रा कैसी हो, समान हो। तो यह आवश्यक नहीं है कि समान हो, तो यह आवश्यक नहीं है कि दो वस्तुओं में उष्मा की मात्रा समान हो। उष्मा यानी ऊर्जा है एक प्रकार की मात्रा समान हो, तो यह आवश्यक नहीं है कि वे उसमें साम्य अवस्था में हो, कि वे उसमें साम्य अवस्था में हो। दो वस्तुओं में उष्मा की मात्रा समान हो तो यह आवश्यक नहीं है कि वे उसमें साम्य अवस्था में हो, लेकिन ताप समान हो, लेकिन ताप समान हो। लेकिन अगर उनका ताप समान हो तो उसमें साम्य अवस्था में होंगी, लेकिन ताप समान हो तो उसमें साम्य अवस्था में होंगी। तो ध्यान रहे, ताप समान होने पर ही ये क्या होंगी, उसमें साम्य अवस्था में होंगी। और यहीं पर एक बात और अपने पास आती है कि उष्मा गति का जो शून्यांकी नियम है, जिसे अपन जुलोट या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, वो ताप की परिभाषा देता है। वो नियम ये कहता है कि अगर दो निकाय
किसी अन्य तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय संतुलन में हो तो वे आपस में भी क्या होंगे, ऊष्मीय संतुलन में होंगे। जैसे कि ए और बी किसी तीसरे निकाय सी के साथ ऊष्मीय संतुलन में हो तो ए और सी, बी और सी ये भी आपस में क्या होंगे, ऊष्मीय संतुलन में होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट भी अपन कह सकते हैं कि ऊष्मागतिकी का जो शून्यांक नियम होता है वो ताप को परिभाषित करता है। ताप की एक पॉइंट और अपन कह सकते हैं कि ऊष्मागतिकी, ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है, यानी जिसे अपन शॉर्ट में कहते हैं केटीजी, गैसों का अणुगति सिद्धांत, उस अणुगति सिद्धांत के अनुसार ताप अणुओं की औसत स्थानांतरण गतिज ऊर्जा की क्या है, माप है। तो एक बार पहले आप इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे कि ताप के क्या क्या कॉन्सेप्ट अपन ने जाने हैं। तो देखो, किसी वस्तु का वह गुण जो यह बताता है कि वस्तु जितनी गर्म अथवा ठंडी है ताप कहलाता है। लेकिन ताप के बोध के लिए स्पर्श अनुभूति विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती। जैसे ठंड के दिनों में किसी कमरे में समान ताप पर रखी लोहे की कुर्सी लकड़ी की कुर्सी की अपेक्षा ठंडी प्रतीत होती है, यानी सापेक्ष राशि हो गई है। तो फिर देखिएगा जो डेफिनेशन मैंने दी है, ताप वह गुण है जो ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को क्या करता है, निर्धारित। और याद रखना कि ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर होता है सामान्य अवस्थाओं में। या फिर यूं कह सकते हैं ताप की परफेक्ट डेफिनेशन, निकायों का वह गुण जिससे यह बोध होता है कि कोई निकाय किसी अन्य निकाय के साथ उसमें साम्य में है या नहीं, ताप कहलाता है। फिर देखिएगा, दो वस्तुएं उसमें साम्यावस्था में तब होती है जब इनका ताप क्या हो, समान हो, ने की ऊष्मा। ये चीज विशेष ध्यान रखना कि उसमें साम्यावस्था होने के लिए ताप समान होना आवश्यक है, ने की ऊष्मा। और यही पॉइंट को वापस से मैंने बताया है कि दो वस्तुओं में ऊष्मा की मात्रा समान हो तो यह आवश्यक नहीं है कि वे उसमें साम्यावस्था में हो, लेकिन ताप समान हो तो ये उसमें साम्यावस्था में होंगी। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। फिर कुछ कॉन्सेप्ट और अपन ताप के इसमें लिखते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट अपन इसमें क्या कह सकते हैं, ताप के लिए अपन यूँ कह सकते हैं कि जो जलोट होता है, यानी ऊष्मागति का जो शून्यांकी नियम है, मैंने अभी बताया कि ऊष्मागति का शून्यांक नियम है क्या, अगर दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ उसमें साम्य में हो तो वे आपस में भी क्या होंगे, उसमें साम्य में होंगे। इसे ही कहा जाता है ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। तो ये एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम किसको परिभाषित करता है, ताप को परिभाषित कर सकता है। तो देखिए यहां आप लिख लीजिए, ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स का शून्यांकी नियम, जिसे कि शॉर्ट में अपन कहेंगे जलोट, फुल नेम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। शून्यांकी नियम ताप को परिभाषित करता है। ये लीजिए, एक कॉन्सेप्ट अपन ने ये और लिख दिया है। एक बात और अपन लिख सकते हैं कि भी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसको परिभाषित करता है, ताप को। एक अपन कह सकते हैं गैसों के अणुगति सिद्धांत यानी कि केटीजी, गैसों के अणुगति सिद्धांत, या शॉर्ट में कह दीजिए आप केटीजी, यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार। देखो, गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार देखें तो ताप अणुओं की औसत स्थानांतरण के अनुसार ताप अणुओं की, गैस के अणुओं की, ताप अणुओं की औसत स्थानांतरण, ताप अणुओं की औसत स्थानांतरण गतिज ऊर्जा की माप है।
ताप अणुओं की औसत स्थानांतरण गतिज ऊर्जा की माप है, ये भी सी। तो अपन क्या कह सकते हैं, गैसों अणु सिद्धांत के अनुसार ताप है क्या, अणुओं की औसत स्थानांतरण गति ऊर्जा की क्या है, माप। यानी कि तापमान ज्यादा होगा तो गति ऊर्जा भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर गैस के अणुओं की गति ऊर्जा ज्यादा है इसका मतलब उनका ताप भी क्या है, ज्यादा है। तो यहां अपन ने ताप के कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो जान लिए हैं। अब इन कॉन्सेप्ट के बाद वे ताप है क्या, ये तो अपन इसमें जान लिया है। अब इसके बाद फिर आप जानेंगे इसके अंदर कुछ फैक्ट्स कि भाई जो निम्न ताप होता है उसे अपन क्या कहते हैं, उच्च ताप है उसे अपन क्या कहते हैं, मिनिमम कितना ताप संभव है, मैक्सिमम कितना ताप संभव है, सूर्य के बाहरी भाग का ताप कितना होता है, आंतरिक भाग का ताप कितना होता है, सूर्य का बाहरी भाग क्या कहलाता है, आंतरिक भाग क्या कहलाता है। इस तरह के कुछ जो फैक्ट्स हैं, कुछ तथ्य हैं ताप संबंधी, उनको और अपन डिस्कस करते हैं। एक बार आप जब तक इसे नोट कीजिएगा। तो देखो ताप की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, ये तो अपन ने जान लिया है। अब अपन जानेंगे ताप, ये कॉन्सेप्ट ये जाना कि ताप है क्या, इसको अपन ने परिभाषित करने का या इसको समझने का प्रयास किया है कि ताप है क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर में। अब अपन जानेंगे ताप संबंधी कुछ तथ्य यानी सम फैक्ट्स रिलेटेड टू टेम्परेचर। तो देखो ताप संबंधी कुछ तथ्य, सम फैक्ट्स रिलेटेड टू टेम्परेचर। एक एक पॉइंट के रूप में अपन लिख सकते हैं। नंबर 1, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन निम्न ताप को ले सकते हैं वो तो कहलाती है क्रायोजेनिक, और जिसमें उच्च ताप का अध्ययन करते हैं वो कहलाती है पायरोमेट्री। तो पहला पॉइंट अपन यही नोट कर लेते हैं कि कह सकते हैं भौतिकी की वह शाखा यानी कि फिजिक्स की, भौतिकी की वह शाखा जिसमें जीरो केल्विन, ध्यान रखना ये जीरो केल्विन, केल्विन तापमान की एसआई इकाई है, जो अपन और लेक्चरों में जानेंगे कि टेम्परेचर की और कौन कौन सी इकाई हैं, जैसे सेल्सियस है, फारेनहाइट है, रूमर है, रैंकाइन है, ये सारी इकाइयां अपन जानेंगे। लेकिन यहां ध्यान रखना कि तापमान की या टेम्परेचर की एसआई जो इकाई है वो केल्विन होती है, और केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगाया जाता है। इसे 0 डिग्री केल्विन ना पढ़ के इसे पढ़ा जाएगा 0 केल्विन। ये 0 और के है, ओके ना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, 0 केल्विन। तो देखो भौतिकी वह शाखा जिसमें 0 केल्विन के लगभग ताप को, 0 केल्विन के लगभग ताप को, भौतिकी की वह शाखा जिसमें 0 केल्विन के लगभग ताप को उत्पन्न एवं मापन किया जाता है। ताप को उत्पन्न एवं मापन, उत्पन्न एवं मापन किया जाता है। भौतिकी की वह शाखा जिसमें 0 केल्विन के लगभग ताप को उत्पन्न एवं मापन किया जाता है, क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक याद रखिएगा, जिसमें 0 केल्विन के लगभग ताप को उत्पन्न एवं मापन किया जाता है, क्रायोजेनिक। जबकि अति उच्च ताप के मापन की शाखा को, जबकि अति उच्च ताप के मापन की शाखा को, ध्यान रहे निम्न ताप की शाखा को कहते हैं क्रायोजेनिक और उच्च ताप की शाखा को कहते हैं पायरोमेट्रिक। तो यही मैं कह रहा हूं, जबकि अति उच्च ताप के मापन की शाखा को,
पायरोमापी या पायरोमेट्री की शाखा को पायरोमापी या इसे अपन कह सकते हैं पायरोमेट्री की शाखा को पायरोमेट्री कहा जाता है। देखिएगा, पहला पॉइंट अपने पहला तथ्य इसका जान लिया है। दूसरा तथ्य की बात करें, यह जो 7 मूल राशियां हैं भौतिकी में, द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, प्रदीपन तीव्रता या ज्योति तीव्रता और एक है तापमान। तो ये 7 मूल राशियां हैं। उन 7 मूल राशियों में से एक जो राशि है वो क्या है? तापमान है। तो कह सकते हैं 7 मूल राशियों में से एक है ताप भौतिकी की 7 मूल राशियों, ताप भौतिकी की 7 मूल राशियों में से एक है। ताप भौतिकी की 7 मूल राशियों में से क्या है? एक है। तीसरा अपन ये कह सकते हैं कि यह एक अदिश राशि है। यह अदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक क्या लिया जाता है? केल्विन लिया जाता है, जिसके बारे में अपन इसी में आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। ताप कैसी राशि है? यह एक अदिश यानी कि स्केलर। यह एक अदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक यानी सिस्टम इंटरनेशनल मात्रक, जिसका एसआई मात्रक केल्विन होता है। यह एक अदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। 3 तथ्य अपने लिख लिए, ताप संबंधी कुछ तथ्य। चौथा कह सकते हैं प्रयोगशाला में जो अधिकतम ताप अपन प्राप्त कर सकते हैं वो है 10⁸ केल्विन तक, जबकि मिनिमम जो ताप अपन प्राप्त कर सकते हैं 10⁻8। तो आप कह सकते हैं नंबर 4th पॉइंट में कि प्रयोगशाला में प्राप्त, लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में प्राप्त अधिकतम संभव ताप, प्रयोगशाला में प्राप्त अधिकतम संभव ताप, प्रयोगशाला में प्राप्त अधिकतम संभव ताप लगभग 10⁸ केल्विन, लगभग 10⁸ केल्विन। प्रयोगशाला में प्राप्त अधिकतम संभव ताप लगभग 10⁸ केल्विन होता है, जबकि न्यूनतम या मिनिमम कह दें आप, जबकि न्यूनतम संभव मान 10⁻⁻8 केल्विन होता है। तो ध्यान रखना, यहां तो पावर जो है प्लस में है और यहां पावर किस में है? माइनस में। 4 तथ्य अपने जान लिए हैं। 5वें की बात करें, एक वस्तु के ताप को किसी भी सीमा तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक सीमा के बाद घटाया नहीं जा सकता है। ये पॉइंट स्पेशली ध्यान रखना कि किसी भी वस्तु के ताप को एक सीमा से भी अधिक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक सीमा से कम नहीं किया जा सकता। तो देखिए, इस पॉइंट को भी अपन नोट करते हैं कि एक वस्तु के ताप को एक वस्तु के ताप को अधिकतम किसी भी सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम
या इसे आप कह दीजिए मैक्सिमम, अधिकतम किसी भी सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। एक वस्तु के ताप को अधिकतम किसी भी सीमा तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मिनिमम सीमा से कम नहीं किया जा सकता। लेकिन न्यूनतम, या इसे आप कह दीजिए मिनिमम, सीमा से कम नहीं किया जा सकता। यानी कि किसी भी सीमा तक बढ़ाया जा सकता है अधिकतम, लेकिन एक मिनिमम सीमा से उसे कम नहीं किया जा सकता। और सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम ताप अपन 0 केल्विन मानते हैं, यानी 0 केल्विन से कम करना ताप संभव नहीं है। तो देखो यही मैंने ये पॉइंट लिखा है, और ये शायद क्वेश्चन कई एग्जामों में पहले पूछा जा चुका है कि न्यूनतम संभव मान कितना है, तो 0 केल्विन है, उससे कम का मान संभव प्राप्त करना संभव नहीं है। तो देखो एक वस्तु के ताप को अधिकतम किसी भी सीमा तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन न्यूनतम सीमा से कम नहीं किया जा सकता, एवं सैद्धांतिक रूप से ध्यान रखना, जो आप लोग जब जैसे कई बार जानते हैं कि -5 डिग्री, -6 डिग्री, तो वो सेल्सियस में होता है। -5 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना केल्विन में कभी भी ऋणात्मक मान संभव नहीं होता है, वो मान होते हैं किसमें, सेल्सियस में ऋणात्मक। तो मैं यही ये बात बता रहा था कि सीमा से कम नहीं किया जा सकता, एवं सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम ताप एवं सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम ताप केल्विन पैमाने पर केल्विन पैमाने पर केल्विन पैमाने पर 0 होता है। शून्य से कम ताप प्राप्त करना अपने पास संभव नहीं है केल्विन में। तो देखिएगा अपने ताप संबंधी कुछ तथ्य पढ़े थे। पहला, भौतिकी की वह शाखा जिसमें 0 केल्विन के लगभग ताप को उत्पन्न एवं मापन किया जाता है क्रायोजेनिक, जबकि अति उच्च ताप के मापन की शाखा को पायरोमापी या पायरोमेट्री कहा जाता है। निम्न को क्या कहते हैं, क्रायोजेनिक कहते हैं। ताप भौतिकी की 7 मूल राशियों में से एक है। यह एक अदिश राशि है जिसका SI मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। प्रयोगशाला में प्राप्त अधिकतम संभव ताप लगभग 10⁸ केल्विन होता है, जबकि न्यूनतम संभव मान 10⁻⁸ केल्विन होता है। एक वस्तु के ताप को अधिकतम किसी भी सीमा तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन न्यूनतम सीमा से कम नहीं किया जा सकता, एवं सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम ताप केल्विन पैमाने पर क्या होता है, 0 होता है। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, फिर कुछ तथ्य और अपन नोट करते हैं। 5 तथ्य अपन ने जान लिए हैं कि उच्चतम ताप कितना संभव है, न्यूनतम कितना है, और किस पैमाने में ऋणात्मक मान संभव नहीं है। तो ध्यान रखिएगा केल्विन पैमाने में ऋणात्मक मान संभव नहीं है। देखिएगा 5 तथ्य अपन ने जान लिए हैं। अब नंबर 6, छठे तथ्य की बात करें। ताप एक तरह से ऊष्मा का प्रभाव है, यो अपन कह सकते हैं, यानी कि ऊर्जा का एक प्रभाव है ताप। कैसे? अगर अपन किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं और वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो वस्तु के ताप में क्या होती है, वृद्धि होती है। और अगर किसी वस्तु से ऊष्मा लेते हैं तो वस्तु के ताप में क्या होती है, कमी होती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ताप एक प्रकार से क्या है, ऊष्मा का प्रभाव है। तो छठा तथ्य अपन ये लिख सकते हैं कि ताप ऊष्मा का प्रभाव है। ताप ऊष्मा का प्रभाव है, ऊष्मा का प्रभाव है, क्योंकि जब एक वस्तु को, क्योंकि
जब एक वस्तु को ऊष्मा दी जाती है, क्योंकि जब एक वस्तु को ऊष्मा दी जाती है और वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है, और वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि जब एक वस्तु को ऊष्मा दी जाती है और वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु के ताप में वृद्धि होती है। तो वस्तु के ताप में वृद्धि होती है, और वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु के ताप में क्या होती है? वृद्धि होती है। और जब वस्तु से ऊष्मा ली जाती है तो इस वस्तु के ताप में क्या होती है? कमी होती है। एवं जब वस्तु से ऊष्मा ली जाती है तो उसके ताप में कमी होती है। ये लो, तो आपने क्या देख लिया कि ताप ऊष्मा का प्रभाव है। ध्यान रखिएगा, ताप क्या है? ऊष्मा का प्रभाव है। क्यों है? क्योंकि जब अपन वस्तु को ऊष्मा दे रहे हैं, जैसे पानी को आप गर्म कर रहे हैं, पानी को गर्म करने के लिए आप उसमें ऊष्मा दे रहे हैं और पानी की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया है, यानी उसकी भाप नहीं बन रही है, वाष्प नहीं बन रही है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या देखते हैं? पानी के ताप में क्या होती है? वृद्धि होती है। और अगर किसी वस्तु से ऊष्मा ली जाती है तो उसके ताप में कमी होती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ताप ऊष्मा का क्या है? प्रभाव है। 6 तथ्य अपने जान लिए। नंबर 7वां, मानव शरीर का जो ताप होता है वो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको आप देखो सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 98.6 अगर सेल्सियस में लेते हैं 37 डिग्री सेल्सियस तो, और केल्विन में ये होता है 310.15, जिसे 310 केल्विन भी लिखा जा सकता है। 310.15 केल्विन, क्योंकि ध्यान रखना जब भी सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना हो तो सेल्सियस में 273.15, कहीं कहीं ये 273.16 भी लिखा मिल जाता है, जो कि पानी का त्रिक बिंदु है, जिसको अपन आगे डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में, कि जो 273.15 है उसको अपन क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। लेकिन कहीं कहीं गणितीय सुविधा के लिए इसको 273 ही प्लस कर दिया जाता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस के अंदर 273 को प्लस करते हैं तो ये आएगा 310 केल्विन। तो तीनों ही मान में आपको याद रखना है कि देखिए, मैं कह सकता हूं मानव शरीर का सामान्य ताप, मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310.15 केल्विन होता है। मैंने तीनों ही मात्रक लिख दिए हैं भाई। सेल्सियस में लगभग 37 डिग्री सेल्सियस, 36 पॉइंट कुछ भी है, थोड़ा सा वेरी कर जाता है। फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या केल्विन के अंदर 310.15, 310.15 केल्विन। केल्विन साथ डिग्री नहीं लगाते हैं, जबकि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के साथ, ये लो सेल्सियस सी 37 डिग्री सेल्सियस, उनके साथ अपन डिग्री लगा देते हैं। अब एक पॉइंट और देखो, अगर अपन बात करें सूर्य की तो देखिएगा, ये अपन सूर्य लेते हैं, ये सूर्य का केंद्रीय भाग है। इस जो सूर्य का जो केंद्रीय भाग है, जिसे कि अपन कहते हैं प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर, इसका ताप होता है लगभग 10⁻7 केल्विन। और ये जो बाहर का जो भाग है,
जिसे वर्णमंडल या क्रोमोस्फेयर कहते हैं, इसका ताप होता है लगभग 6000 केल्विन। याद रखना, कई जनरल एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं और बाहरी भाग को क्या कहते हैं। तो जो केंद्रीय भाग होता है इसे कहा जाता है फोटोस्फीयर, या इसे कहते हैं प्रकाश मंडल। फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल। और जो बाहरी भाग होता है इसे कहते हैं क्रोमोस्फीयर, या इसे कहते हैं वर्णमंडल। ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए, अपन इस पॉइंट को भी यहां लिख सकते हैं कि सूर्य के केंद्रीय भाग, सूर्य के केंद्रीय भाग जिसे अपन कहते हैं प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर, सूर्य के केंद्रीय भाग जिसे अपन क्या कहते हैं प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर का ताप लगभग 10⁷ केल्विन, जबकि बाहरी भाग जिसे अपन कहते हैं वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर, जबकि बाहरी भाग जिसे क्या कहा जाता है वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर का ताप लगभग 6000 केल्विन होता है। तो ध्यान रखना, क्रोमोस्फीयर का 6000 केल्विन जबकि फोटोस्फीयर का 10⁷, यानी कि ये मान बहुत ज़्यादा है। यहाँ अपन एक पॉइंट और नोट करके ले सकते हैं स्पेशली कि जो न्यून तापमान है, जो मिनिमम ताप होता है जिसे क्रायोजेनेसिस कहते हैं, इस न्यून ताप का उपयोग एक तो क्रायो सर्जरी यानी निम्न ताप पर जो सर्जरी होती है वहाँ किया जाता है, मस्सों के इलाज के अंदर इसे करते हैं। वहाँ लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन होती है जिसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भी इसका उपयोग किया जाता है। तो अपन कहते हैं न्यून तापमानों यानी कि मिनिमम ताप, न्यून तापमानों को कहते हैं क्रायोजेनेसिक्स। क्रायोजेनिक्स ध्यान रखें, न्यून तापमानों जिसे अपन क्या कहते हैं क्रायोजेनिक्स का उपयोग, न्यून तापमानों यानी क्रायोजेनिक्स का उपयोग अंतरिक्ष यात्रा, शल्य चिकित्सा में भी करते हैं इसका उपयोग। शल्य चिकित्सा जिसे कहते हैं क्रायो सर्जरी। और चुंबकीय प्रत्यापन में किया जाता है। खैर उसकी आवश्यकता इतनी है नहीं, इतने काफी है। न्यून तापमानों का उपयोग अंतरिक्ष यात्रा, शल्य चिकित्सा इत्यादि में किया जाता है। और एक और मैं आपको बता दूं कि चुंबकीय प्रत्यापन के लिए भी करते हैं। चलो लिख ही देते हैं इसे, चुंबकीय प्रत्यापन। तो देखो क्या क्या यूज बताया मैंने। न्यून तापमानों क्रायोजेनेसिक्स का उपयोग, अंतरिक्ष यात्रा, शल्य चिकित्सा जिसे अपन बोलते हैं क्रायो सर्जरी,
इत्यादि में किया जाता है। इसके अलावा एक उपयोग और मैं आपको बता दूं, चुंबकीय प्रत्यापन। चुंबकीय प्रत्यापन तो अपन यूं कह सकते हैं, अंतरिक्ष यात्रा, शल्य चिकित्सा, क्रायोसर्जरी, चुंबकीय प्रत्यापन इत्यादि में किया जाता है। तो यहां देखो अपने टेम्परेचर ऑफ कॉन्सेप्ट यानी कि ताप की जो अवधारणा थी वो पॉइंट अपने जाना है, और ताप संबंधी कुछ तथ्य अपने जाने हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, एज इट ऐसे कैसे नोट करें इसको, बिल्कुल ऐसे कैसे, ये पॉइंट आपका क्लियर होगा तो इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं वो अपन और जानेंगे कि ताप की यूनिट क्या है, ताप का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, ताप के और स्केल्स कौन कौन से हैं, उन ताप के पैमानों में परस्पर संबंध क्या है। थैंक यू।